हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं अभी तक, मतलब कि 106 तक संशोधन हो चुके हैं। लेकिन इन 106 संशोधनों में हमें सभी संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन संशोधनों को पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पास में आने वाला है। तो एक आपको कंसाइज चाहिए, मतलब कि आपको शॉर्टकट में आपको सारे संशोधन, मतलब कि एक आपको कंसाइज मैटर चाहिए ताकि आप सारे संशोधन 5 मिनट में रिवाइज कर सकें। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इसको सारे संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें 5 मिनट में, और इन संशोधनों को हमने इस स्लाइड में शामिल किया है। और एक ही लेक्चर में हम आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, और यहाँ से एक दो प्रश्न आते ही हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो उठा के देखेंगे वहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम, मतलब कि फर्स्ट। और ये हमने लेक्चर हिंदी मीडियम में बनाया है क्योंकि हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है यूट्यूब पे बुक्स में काफ़ी हमको कम देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हिंदी मीडियम में एक आपको लेक्चर उपलब्ध कराया जाए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी प्रकार जो कंसाइज वीडियो हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के वीडियो हों, ज्योग्राफी के वीडियो हों या फिर इकोनॉमिक्स के वीडियो हों, ताकि आपको कंसाइज वे में मिल जाए और जल्दी से आप उसको रिवाइज कर सकें। इसकी आपको हम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट जो आपका संविधान संशोधन हुआ। अच्छा, पहले हम सारे संविधान संशोधन पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला संविधान संशोधन क्यों हुआ? पहला संविधान संशोधन होने के पीछे की कहानी ये है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। उस देश, हमारे देश में असमानताएं थीं, आर्थिक रूप से असमान देश था। किसी एक व्यक्ति के पास 500 एकड़ ज़मीन है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। तो इस असमानताओं को, सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि हम क्यों ना भूमि सुधार करें, और भूमि सुधार के लिए हम क्या करें, सामाजिक न्याय की ओर बढ़ावा देने का प्रयास करें। तो सरकार ने कहा कि हम संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे और हम भूमि सुधार के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसलिए हम एक नवी अनुसूची बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पहला संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची ऐड की गई? 9वीं अनुसूची ऐड की गई। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और ये पूछा गया था कि पहली संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं सूची ऐड की गई, वो किसके टाइम पे की गई? तो अभी इसीलिए बात है, इस टाइम पे कौन रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कहा गया कि हम अगर कोई भी संपत्ति, भूमि सुधार से संबंधित या फिर संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट लाएंगे तो इस अनुसूची में डाल देंगे। इस अनुसूची का जो न्यायपालिका है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगी, इसको चैलेंज नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम आसानी से सामाजिक न्याय की दिशा में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 31 में दो उपबंध जोड़े गए। एक उपबंध मतलब 31 का और 31 बी, मतलब कि 31 ए और 31 बी। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया कि जो आर्टिकल 19 के तहत आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम, मतलब राइट टू स्पीच का जो आपको फंडामेंटल राइट है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। और प्रतिबंध किस आधार पर लगाए गए? 3 इसमें जोड़े गए कि आप लोक आदेश, मतलब कि पब्लिक ऑर्डर के आधार का अगर आप उल्लंघन करते हैं, आप गलत सलत बोलते हैं, जिस समाज में पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन होता है, अपराध करने के लिए आप उकसाते हैं, और हमारे जिन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको ख़राब करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा? आपके ऊपर आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको बाधित कर दिया जाएगा। बात आ गई समझ में? फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, फोर्थ वह संशोधन 1955 हुआ। इसमें कहा गया कि हम व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का, राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार है, और इस संशोधन के तहत दिया गया। इसी के आधार पर फिर हमने बहुत सारे, मतलब कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने राष्ट्रीयकरण किया और सामाजिक न्याय की दिशा में काम किए गए।
ठीक है। फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति प्रदान की गई और कहा गया कि उच्च न्यायालय हमको अधिक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। मतलब कि एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापित हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का जो सरकार ने गठन करने की स्वीकृति दी वो कौन सा आयोग था, एक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। दूसरा आप ये बताएंगे कि आपको हाल ही में कौन सा न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों को देखता है। ठीक है। ये 7वां संशोधन हुआ। उसके बाद 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में। इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक बेरूवारी संघराज क्षेत्र था, इसको भारत पाक समझौता 1958 में हुआ और इस संशोधन के तहत पाकिस्तान को ये बेरूवारी संघ राज्य क्षेत्र शामिल मतलब कि दे दिया गया। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, इसकी कहानी अलग है, हम इसको किसी दिन और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो 10वां संविधान संशोधन 1961 को हुआ, उस कहा गया कि दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, इसको याद रखेंगे। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें कहा गया कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है और इसके लिए विशेष उपबंध करने का प्रयास इस संविधान संशोधन के तहत किया गया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। दूसरा 14वां संविधान संशोधन 1962 हुआ। पांडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं, 1976 में हुआ। काफ़ी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए इसको संशोधन किया गया। प्रस्तावना में इसमें सामाजिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन शामिल किया गया। मतलब कि पहले विषय राज्य सूची में थे, बाद में इनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अच्छा, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची किस अनुच्छेद के तहत है, ये आप कमेंट सेक्शन के तहत बताएंगे। न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा है, मतलब कि किसी भी मतलब कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, उसको न्यायपालिका समीक्षा करती है कि एक फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, वायलेशन करता है या नहीं करता है तो वो गलत है और नहीं करता है तो ठीक है। रिट अधिकार, क्षेत्र अधिकार को सीमित करने का प्रयास 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है और हाई कोर्ट का जो रिट अधिकार है आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये रिट जारी कर सकता है, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र केवल उसी राज्य में है जहाँ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश है। लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है, संपूर्ण राज संघ राज्य मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात इसमें की गई कि जो आपकी जो स्वर्ण सिंह समिति है उसमें भाग 4 का में मतलब कि 4A में आर्टिकल 51 का के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटी है मतलब कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मतलब कि 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया इनिशियल रूप से। फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इसके बाद 10+1 मतलब कि 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया। और महत्वपूर्ण मतलब कि जो आपका भाग 14 है उसमें 323A के तहत जो कैट है, प्रशासनिक न्याय अधिकरण को शामिल मतलब कि स्थापित करने की बात की गई और 323B के तहत इसके अतिरिक्त अन्य न्याय अधिकरणों को मतलब कि ट्रिब्यूनल को, किसको बेटा, ट्रिब्यूनल को स्थापित करने की बात की गई।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 44वां संविधान संशोधन, हालांकि जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ उसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया, क्योंकि सरकार का बदलाव हुआ, ठीक है, तो इसलिए जो 6 साल का कार्यकाल किया गया था उसको पुनः 5 साल करने का प्रयास किया गया। मंत्री पहले इसमें मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया था कि राज्य राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेंगे, मतलब कि उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे, पुनर्विचार नहीं करेंगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में परिवर्तन किया गया। पहले लिखा था कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, ठीक है। और इसी आधार पर इंदिरा गांधी ने 1976 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसमें सशस्त्र विद्रोह, मतलब कि अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह है तभी हम आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। और इसके अलावा एक संशोधन और जोड़ा गया कि 352 में ये आपातकाल की घोषणा तभी होगी जब मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में बता दिया जाएगा कि ऐसी स्थिति है तो हम राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर दो। इस बात को समझ में आ गए। दूसरा, और एक बार में 6 माह से अधिक आपातकाल नहीं रह सकेगा। अगर 6 माह से अधिक दोबारा से रखना है संसद के द्वारा अनुमोदन कराना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, संपत्ति के अधिकारों को जो 19 आर्टिकल 19 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया और विधिक अधिकार की श्रेणी में इसको शामिल किया गया, ठीक है, तो ताकि हम भूमि सुधार आसानी से कर सकें, ठीक, क्योंकि उस टाइम पे 1978 में समाजवादी सरकार बनी और वो सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास कर रही थी और ये अधिकार भूमि सुधार सामाजिक न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस अधिकार को हटा दिया, ठीक है, इस बात को समझेंगे। आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 20 है, मतलब कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब कि जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों को जेलों में बंद किया गया आपातकाल के दौरान। लेकिन जब बाद में सरकार का परिवर्तन हुआ तो उसमें प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और 21 चाहे आपातकाल लगा हो तो इसके तहत आपको इनको निलंबित नहीं हो सकते, इनके अलावा जो बाकी के जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1985 किया गया। उसमें दल बदल के आधार पर अगर कोई सांसद या विधायक दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी जो आपकी सदस्यता है वो निलंबित हो जाएगी, ठीक है। और इसके तहत एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो किससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित थी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसमें कहा गया कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसको आपने 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद जो वर्तमान में मुद्दा काफ़ी प्रचलित है 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। उसमें कहा कि 17 सदस्यीय विधानसभा दिल्ली की स्थापना करते हैं, उसमें 7 सदस्य कौन होंगे, मंत्रिपरिषद के हो सकते हैं, और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, पंचायती राज से संबंधित था। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, भाग 9 में इसको शामिल किया गया, इतनी बात याद रखेंगे। और उसके अलावा अनुसूचित जाति मतलब कि SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसके शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 का जोड़ा गया। 92वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन हम पढ़ चुके हैं। इसके तहत आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, मतलब कि मौलिक अधिकार के रूप में इसमें जोड़ा गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा,
51वां संविधान संशोधन 2023 मतलब कि 2003 में हुआ। केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद की जो सीमा थी उसको 15% तक आप मंत्री बना सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन आपकी मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखा गया। और इसके अलावा जो 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया, और इसमें कहा गया कि आप गैर निजी गैर सहायता प्राप्त जो आपके शिक्षण संस्थान हैं, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, 15(5) इसमें जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2012 में किया गया, सहकारी समिति का प्रावधान किया गया, भाग 9B जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि अगर आप सहकारी समिति का गठन करते हैं तो 19(1)C के तहत ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसको अनुच्छेद 43B के तहत नीति निर्देशक तत्व मतलब कि DPSP में भी जोड़ा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया, और कहा गया कि न्यायपालिका अपनी नियुक्ति स्वयं नहीं कर सकती, इसलिए हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ला रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसलिए 99वां संविधान संशोधन था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता हुआ, मतलब कि हमारे कुछ राज्य, हमारे कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत को मिल गए, जिससे क्या है, बॉर्डर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2017 में GST के रूप में हुआ। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, आर्टिकल 338B के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन EWS मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, और इसके तहत 15(6) और 16(6) अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 15 किससे संबंधित है, 16 किससे संबंधित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। SC और ST के आरक्षण को लोकसभा विधानसभा में आगे के लिए बढ़ाया गया, और पहले एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी लोकसभा में या फिर विधानसभा में, उसको खत्म किया गया। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन पहले के हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, लेकिन बाद में संसद ने 105वां संविधान संशोधन 2021 में लाया और कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों सरकारों के पास है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हाल ही में जो संशोधन हुआ 106वां संविधान संशोधन, इसके तहत कहा गया कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, और एक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसको कब से लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए। अब हम समझ लेते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उपस्थित दलों का 2/3 बहुमत और सदन का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत होना चाहिए। ठीक है, इसके तहत 2 तरह के संशोधन हो सकते हैं। एक तो विशेष बहुमत मतलब कि 2/3 बहुमत के द्वारा एक संविधान संशोधन हो जाएगा, और जो मामले संघीय मामले हैं उनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता तो है ही, उसके अलावा आधे राज्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए, जैसे कि GST एक संघीय मामला था, राज्य सरकार अपनी शक्तियां किसको दे रही थी, केंद्र सरकार को। ठीक है, तो आधे राज्यों का बहुमत इसमें होना चाहिए, तभी ये संघीय मामलों से संबंधित संशोधन हो सकते हैं। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि आप 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हो, लेकिन आपकी जो मौलिक संरचना है किसकी, संविधान की, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर आया, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर आया किसका, संविधान का,
वो केशवानंद भारती बाद के बाद आया। ठीक है, इसको अभी डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित है। केस बाई केस इसमें नए नए एलिमेंट जुड़ रहे हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।